नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान में। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार आज लेने वाले हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा आज सुबह 11:30 बजे। ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार के साथ कुछ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, जिससे साफ होता है कि महज एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन भी है एनडीए सरकार का, क्योंकि जिन बड़े चेहरों को आपने प्रचार के दौरान देखा है, तो ऐसे में अब जब मंजिल पा ली गई है, एनडीए सत्ता में काबिज होने जा रही है और एक बार फिर से रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो ऐसे में पूरा शक्ति प्रदर्शन भी इस दौरान आपको ऐतिहासिक गांधी मैदान में देखने को मिलेगा, जहां पर तमाम वो बड़े चेहरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने प्रचार को अंत करते हुए कहा था कि अब जब बिहार आएंगे तो शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। तो वैसे में अब जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और इसी के साथ साथ तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों से उनके सीएम का पहुंचना, यानी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन एनडीए की ओर से। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नई सरकार के संभावित मंत्रियों के नाम भी सामने आ गए हैं। जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, जहां पर जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, ब्रजेंद्र यादव मंत्री बनेंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेशी सिंह, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी मंत्री बनेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर है। सुनील कुमार और जमा खान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। भगवान कुशवाहा, राम सेवक सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। तमाम ये वो नाम हैं जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में, जिनके मंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो भाई बीजेपी कोटे की बात करें तो बीजेपी कोटे से नितिन नवीन, मंगल पांडे मंत्री बनेंगे, रवा निषाद और कृष्ण कुमार ऋषि मंत्री बनेंगे। एलजेपीआर से बात करें तो राजू तिवारी मंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं। आरएलएम से स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बनेंगी। तो कुल मिलाकर ये वो संभावित नाम है जो कि मंत्री पद की शपथ आज नीतीश कुमार के साथ जो कि आज सीएम की पद की शपथ लेंगे, उनके साथ ले सकते हैं। तो बिहार में नई सरकार के संभावित मंत्रियों के नाम हमने आपको बताया। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर को साउथ अफ्रीका जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 लीडर समिट में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से लेकर 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं और ऐसे में इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 लीडर समिट में हिस्सा लेंगे और ये समिट जो है काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। वैश्विक स्तर पर भी इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम भारत के जो रुख हैं उन्हें टेबल करते हुए इस दौरान नजर आएंगे। 21 से लेकर 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और ऐसे में G20 लीडर समिट में वो हिस्सा लेंगे। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के अरनिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया गया है पाकिस्तान से घुसपैठ को लेकर अलर्ट है और ऐसे में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास तलाशी अभियान भी तेज कर दिया गया है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अभियान तेज कर दिया गया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अभियान यहां पर चलाया जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस समय अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन इस समय लगातार जारी है। घुसपैठ की आशंका के चलते यहां पर अरनिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
बढ़ेंगे आगे। यूपी में एटीएस की तरफ से मदरसों की जांच को लेकर विपक्षी दलों के सवालों पर बीजेपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोहसिन रजा ने कहा कि सुरक्षा के मामलों में राजनीति करने के बजाय सरकार के उठाए गए कदमों की सराहना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश के हर नागरिक से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। आतंकवादियों ने किस मुस्लिम में सुरक्षा का एक वातावरण पैदा करना और सबको सुरक्षित करना, उस दिशा में ये आदरणीय योगी सरकार का जो निर्णय है स्वागत योग्य निर्णय है। और चूंकि अब एक ट्रेंड बदला है, आप देखें आतंकवादियों ने किस तरह से अब आतंक फैलाने का काम किया है। अब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स और पायलट, इस तरह के लोगों को पायलट बन रहे हैं, लड़के पायलट बनते हैं, पूरे हवाई जहाज को ले जाकर कहीं लड़ा देते हैं, ये आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। फिर एक लड़का डॉक्टर है, वो जाता है और अपनी गाड़ी में सुसाइड बॉम्बर बन के जाके और वहाँ गाड़ी लड़ा देता है, तो वहाँ पे जो निर्दोष लोग मरते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब उन जगहों पर बहुत पैनी नज़र रखी जाए जहाँ पर शिक्षण संस्थाएं हैं। और अभी लखनऊ से भी आपने देखा है कि एक शिक्षण संस्था, एक यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है कि वहाँ पर भी कोई संदिग्ध जो आतंक से जुड़ा हुआ, उसकी बहन आतंक से जुड़ी हुई। तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी कदम और बहुत ही कहना चाहिए एक अच्छा कदम है योगी सरकार का कि मदरसों में जांच ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, कौन लोग उसको फंडिंग कर रहे हैं, कैसे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उनमें छुप कर कुछ वैसे लोग भी आ गए हैं जो ब्रेन वॉश करने का काम करके डॉक्टर बनाते बनाते उनको आतंकवादी बना देते हैं। और अब बात दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यूपी एटीएस तेजी से नए सुरागों की पड़ताल में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में फतेहपुर जिले के सभी मदरसों में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। एटीएस ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मदरसों की संख्या, वहां पढ़ने वाले छात्रों का पूरा विवरण, किसी कश्मीरी छात्र की मौजूदगी, साथ ही छात्रों के माता पिता की पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के मुताबिक फतेहपुर में कुल 111 मान्यता प्राप्त और 6 एडेड मदरसे संचालित है। विभाग द्वारा सभी संस्थानों से आवश्यक डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि एटीएस द्वारा मांगी गई जानकारी सुरक्षा जांच के मद्देनजर अहम है, जिससे पता लगाया जा सके कि कहीं जिले में किसी संदिग्ध गतिविधि या बाहरी संपर्क की संभावना तो नहीं। फिलहाल एटीएस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर अब पड़ोसी राज्यों में अलर्ट है। ऐसे में यूपी में लगातार जो है मदरसों को लेकर जो है जांच वहां पर की जा रही। छात्रों और माता पिता का पूरा ब्यौरा और विवरण यहां पर मांगा गया है। कितने छात्र पढ़ते हैं मदरसे में और क्या कुछ उनका बैकग्राउंड है, इस पूरे जानकारी को मांगा गया है। और ऐसे में जिले में 111 मान्यता प्राप्त और 6 एडेड मदरसे हैं और इन सभी की जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी है। पत्र जारी किया है जिसमें अपने मंडल के लिए पत्र जारी हुआ है, तो उसमें सभी मदरसे, जिले में जितने मदरसे चल रहे हैं उसमें उनका प्रबंधक कौन है, प्रधानाचार्य कौन है, उनका विवरण से उनके एड्रेस और मोबाइल नंबर, पिता का नाम और साथ में बच्चों के विवरण भी मांगा गया है। तो ये हम लोगों ने एक पत्र जारी करके सभी मदरसों के जो जिले में चल रहे हैं सभी से एक सूचना मांगी है। पत्र जारी किया है जिसमें अपने मंडल के लिए पत्र जारी। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जौनपुर रिजर्व पुलिस लाइन में साइबर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों और पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी और वाराणसी जोन में एडीजी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी से बचने के व्यवहारिक उपाय भी बताए। जिला जज, जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल सुरक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया। देखिए, आज शासन के निर्देश तथा डीजीपी साहब के मार्गदर्शन के अनुसार आज हमारे जनपद में 3 चीज़ों को लेकर एक जागरूकता अभियान और एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश स्तर के साइबर एक्सपर्ट, सेव लाइफ फाउंडेशन और अन्य सभी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। और ये जागरूकता अभियान साइबर सुरक्षा के संबंध में और किस प्रकार से गोल्डन आवर का पालन करते हुए आप अपने
अगर किसी ने आपके पैसे निकाल लिए हैं तो उसको कैसे रोका जाए, और कोई अगर फर्जी नंबर आपको फ़ोन कर रहा है तो उस पर कैसे रोकथाम की जाए, इस संबंध में इसका आयोजन किया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा, हमारे जनपद में एक्सीडेंट से घायल और मृत्यु की संख्या कम करने के लिए किन किन बातों का ध्यान दिया जाए, और हम लोगों के यहाँ 15 थानों पर क्या विशेष दस्ते इस संबंध में बनाए गए हैं, इसके बारे में जानकारी देने हेतु, तथा जैसा कि आप सबको विदित है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत पुलिस द्वारा क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जनमानस से, बच्चियों से कैसे उसे जोड़ा जाए, और इस बारे में भी कि कन्विक्शन में हम लोगों ने प्रदेश में अग्रिम स्थान प्राप्त किया है, तो इस संबंध में भी और किस प्रकार से आगे जागरूकता बढ़ाई जाए, इस संबंध में इस पूरे आयोजन को किया गया था। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल वृंदावन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन अर्चना की और इस दौरान स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और पटुका उड़ाकर केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। एसपी सिंह बघेल का ये दौरा धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके आगमन से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी भी देखने को मिली। तो एसपी सिंह बघेल वृंदावन पहुंचे, यहां पर उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम वयोमित्र शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वृद्धजनों की स्वास्थ्य सेवा को सशक्त, सुलभ और प्रभावी बनाना है। वयोमित्र राज्य के सफल कार्यक्रम सियान जतन पर आधारित है। कार्यक्रम में रक्तचाप, मधुमेह, दृष्टि, हड्डियों एवं जोड़ों की जांच, आयुष चिकित्सा, योग, ध्यान, स्वास्थ्य शिविर और कार्यशालाएं शामिल हैं। अब तक 7.34 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित इससे हुए हैं, जिससे उनका जीवन गुणवत्ता और सम्मान से बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन में समग्र नगरीय विकास की समीक्षा की। इस बैठक में तीनों शहरों के लिए कुल 478 परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है, जिनमें यातायात सुधार, मल्टी लेवल पार्किंग, स्मार्ट रोड, हरित क्षेत्र और शहरी सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रेवेन्यू शेयरिंग और पीपीपी मॉडल अपनाने के निर्देश दिए हैं। मेरठ में बिजली बम्बा बाईपास परियोजना पर विशेष ध्यान दिया गया है। कानपुर में रोड चौड़ीकरण और पार्किंग सुधार, जबकि मथुरा वृंदावन में धार्मिक और पर्यटन केंद्रित विकास योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं और ऐसे में इसके लिए अतिरिक्त बजट भी उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। बरेली के बहेड़ी विधानसभा में आयोजित एकता यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जीतन प्रसाद ने किया और इस दौरान यात्रा विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। इसके बाद जीतन प्रसाद ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा था, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में हर वर्ग, किसान से लेकर मजदूर तक खुशहाल और समर्थ है। बिल्कुल, आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ बहेड़ी के सांसद छत्रपाल गंगवार जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी और तमाम संगठन और पदाधिकारी लोग साथ हैं। आज बहेड़ी, बरेली, पीलीभीत सभी लोगों का यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। 150वीं जयंती जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मनाई जा रही है, उसके तहत यहाँ एक यात्रा निकाली गई। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना अपार जन समर्थन और ये सच्ची श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए है, जिनका एक परिकल्पना थी एक भारत और श्रेष्ठ भारत, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें जो सरदार जी ने की थी उस समय पे, वो उसकी जो उनकी सोच थी वो आज पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमारे छात्र छात्राएँ भी हैं, उनको भी हम लोग प्रेरणा देते हैं कि ऐसे महापुरुषों के चिन्हों पर चल के इस देश की सेवा में अपना पूरा योगदान दें, और यही आज इस देश के लिए हम कार्य करेंगे। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। मथुरा में सफाई और आरडीएफ निस्तारण के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। नगर निगम ने आरडीएफ डंपिंग साइट का सर्वे कराने के लिए एक ट्रस्ट को कंपनी दिखा दिया और आपको बता दें कि दयाचरण एंड कंपनी को आरडीएफ यानी कि खतरनाक कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन कचरे का सुरक्षित निस्तारण करने की जगह इस कचरे को मथुरा के कई इलाकों में खुले में डंप यानी फेंक दिया गया। वहीं इस मामले में नगर आयुक्त का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी फिलहाल नहीं है। इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी, यह आश्वासन दिया गया। लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसका संज्ञान लेकर और इसमें जो भी है मैं जानकारी पता कर लेता हूं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और शीघ्र ही मतलब इसमें जो भी नियम से कार्रवाई होगी वो भी सुनिश्चित की जाएगी। मैं इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसका प्रकट हो रही है। इससे समस्याएं तो बहुत जटिल समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपने देखा होगा कि इससे दुर्गंध आती है, जहाँ तक आवाज़ आती है वहाँ तक दुर्गंध आती है, कई किलोमीटर तक दुर्गंध आती है, जिससे कैंसर, दमा, अस्थमा ऐसी कई लाइलाज बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे यहाँ लोगों का जीवन बहुत नरक बना हुआ है। ये खत्ता जल्दी से जल्दी यहाँ से हटे। शासन प्रशासन अपनी अनुशंसा करके इसको जल्द से जल्द हटाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आके इसमें प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ लोगों का जनजीवन व्यथित हो रहा है और हाल बेहाल हो रहा है ब्रज की नगरी में, तो लोग वहाँ कोस रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के सभी जोनों में निर्देश जारी किए गए हैं, जहां प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक प्रपत्र बोर्ड पर बिंदुवार लिखे जाएंगे और जोनल अधिकारियों के संपर्क नंबर भी उस पर लिखे हो। यदि कोई आवेदक अत्यधिक प्रपत्र मांगे जाने पर शिकायत करना चाहे तो वो कर सके। सभी आवेदन अब ऑनलाइन फीड किए जाएंगे। हर जोन में एक ऑपरेटर तैनात किया जाएगा जो सीआरएस पोर्टल पर एप्लीकेशन अपलोड करेगा और आवेदनकर्ता को एसएमएस के जरिए अपडेट भी मिलेगा, जिससे ट्रैकिंग आसान होगी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है, इसके जारी करने का जो प्रोसेस है वो सीआरएस पोर्टल पर होता है, सिटीजन रजिस्ट्रेशन सर्विस वाला जो पोर्टल है। इसमें हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास लगभग अगर ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में और हर कैटेगरी का डिफरेंट नियम रहता है। जैसे जन्म से लेकर 21 दिन तक में अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो फिर वो हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही इशू हो जाएगा। दूसरा कैटेगरी जो 22 दिन से लेकर 1 साल तक का है, जिसके अंदर सीएमओ की रिपोर्ट लगती है। और तीसरी कैटेगरी लगभग ये रहती है जिसमें 1 साल से ऊपर जन्म के बाद में लोग आके अप्लाई करते हैं। इसमें प्रॉपर जांच होती है, हियरिंग होती है और मजिस्ट्रेट के स्तर से इसमें एक ऑर्डर पारित होता है और उस ऑर्डर के बेसिस पर नगर निगम जो है वो इसमें इशू करता है। तो अभी इसमें हमने जो पहल किया है वो ये है कि हर जोन के अंदर सीएफसी की तरफ से एक ऑपरेटर को वहाँ पे नियुक्त किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश से है। कन्नौज में आशा बहुओं ने वेतन नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया है, जहां अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद 4 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर आशा बहुओं में आक्रोश बढ़ गया है। पहले भी उन्होंने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था। सीएससी प्रभारी ने जल्द वेतन दिलाने का आश्वासन यहां पर दिया था, लेकिन त्योहारों जैसे कि रक्षाबंधन, करवा चौथ और दीपावली पर भी वेतन नहीं मिला। आशा बहुओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं किया गया तो वह हड़ताल पर जाएंगे। सैलरी नहीं आ रही है, 4 महीने हो गए। कौन लोग हैं आप लोग? कितने 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा आप लोगों? आप लोगों किसी शिकायत नहीं की? अधिकारी से बात नहीं हुई क्या? जिले पे शिकायत की थी, उन्होंने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, तो 15 दिन हमने मोहलत दी 16 तारीख तक की। अगर नहीं होगा तो हम 19 तारीख से धरना भी कर देंगे। अच्छा, कल आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, फिर उसके बाद क्या आश्वासन दिया गया था? आश्वासन कुछ नहीं दिया, 2-3 दिन की और मोहलत मांगी कि जब ऐसे कैसे अभी वहाँ जिले पे मांगी थी 16 तारीख तक की, वहाँ कुछ नहीं हो तो यहाँ क्या होगा? झूठी मैसेज डाल दिए कल कि वेतन आया, पैसा आया, और जब चेक कराया तो पैसे नहीं थे उसमें। कितना वेतन मिलता है आप लोगों मिलता तो कुछ नहीं हम लोगों को, वैसे तो आशादारी का जो जितना काम करते हैं उतना हम लोगों को पैसा मिलता है। उसमें भी कटौती हो जाती है। जब समय पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग काम क्यों करेंगे? काम इतना लेते हैं कि हद से ऊपर। कितने साल हो गए नौकरी करते आप लोगों? 2007 से 6-7 से नौकरी।
बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ में करनी सेना ने कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध किया है। इसका कारण एएमयू में आयोजित खेल प्रतियोगिता में अल फलाह यूनिवर्सिटी को न्योता दिया जाना था। करनी सेना का कहना था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्रतियोगिता में शामिल करने का निर्णय उचित नहीं है। उन्होंने 22 नवंबर को होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में अल फलाह यूनिवर्सिटी टीम को खेलने का न्योता देने के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की और ऐसे में यहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 22 तारीख से जो क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, उसमें देश की सबसे विवादित यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसका करनी सेना पुरजोर विरोध करती है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहती हो, जहाँ के डॉक्टर्स देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हो, जहाँ के विद्यार्थी देश विरोधी मानसिकता को रखते हो, ऐसे छात्रों को, ऐसे डॉक्टरों को या एएमयू अल फलाह विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी छात्र हैं या वहाँ का स्टाफ है, उन लोगों को किसी भी सूरत में अलीगढ़ में नहीं आना चाहिए। एएमयू प्रशासन ने ये बहुत घिनौना कृत्य किया है कि ऐसे विवादित विश्वविद्यालय के छात्रों को अपने यहाँ खेल के लिए। बढ़ेंगे आगे। फर्रुखाबाद जिले में मानक विहीन स्कूली वाहनों पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निजी स्कूल संचालक बच्चों की सुरक्षा के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि एआरटीओ और यातायात पुलिस की उदासीनता भी यहां पर नजर आई है। और ऐसे में लगातार सुरक्षा को नजरअंदाज कर स्कूल संचालक यहां पर लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। आग बताया गया है कि स्कूली वाहनों पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। किस स्कूल में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? ये कार है, इसमें कितने बच्चे जाते हैं? 12। इसमें फायर सिलेंडर है क्या? फायर सिलेंडर है? बच्चों की सुरक्षा के क्या इंतजाम है? बच्चा हम ले जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से। क्या जिम्मेदारी? बच्चे हम घर से उठाते हैं, गेट से ही ढीलते हैं। अगर इसमें आग लग जाए तो क्या सुरक्षा रहेगी आपकी तरफ से? तेल गाड़ी है, पेट्रोल तो है नहीं, ना सीएनजी है इसमें। तो इसमें आग नहीं लगेगी? आग तो लग सकती है, लेकिन ऐसे जल्दी थोड़ी नहीं लगती है। जैसे सीएनजी है उसमें जल्दी बीड़ी पियोगे, तम्बाकू खाओगे, अगर बीड़ी सिगरेट पियोगे तब आग लगती है जल्दी। एक बच्चे का किराया क्या है? 600 रुपये। अंजुम। कहाँ पढ़ते बेटा? MDS स्कूल। किस क्लास में पढ़ते? 6। कहाँ से जाते हो? जवा से। इसमें कितने बच्चे जाते हैं? 12। बढ़ेंगे आगे। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड पर देर रात दवा व्यवसायी रोहिताश को अज्ञात बदमाशों ने उस समय गोली मार दी जब वह मेडिकल स्टोर बंद कर स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे। वहीं गोली की आवाज से इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल रोहिताश को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत बिगड़ने पर वाराणसी ट्रॉमा सेंटर उसे रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान 48 वर्षीय रोहिताश की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। इस मामले में एसपी आदित्य लांगे ने सीसीटीवी खंगाल कर जांच तेज करने के निर्देश भी दिए हैं, जबकि विधायक रमेश जायसवाल ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तो इस वारदात से शहर में दहशत का माहौल है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।